जय हिंद साथियों। हिंदी का पहला क्लास आपके सामने है बड़वाला का। इस तरीके से मैं आपको कराऊंगा कि आप अपने हाथ से अगर नोट बनाओगे तो एक एक चीज अपनी कॉपी में लिख पाओगे, क्योंकि यहाँ पर मैं जो लेके आया हूँ सब मैंने अपने हाथ से लिखा है और सब का सब इतना बढ़िया है जो कभी ना कभी कहीं पर पूछा गया है, किसी भी एग्जाम में पूछा गया है। इतने अच्छे नोट्स मैं आपके बनवा दूंगा, एक बार आप देख लो आराम से। एक एक चीज मैंने बड़ी तरीके से यहाँ पर लिखी है। आप भी अपने नोट्स बनाओगे तो आपके नोट्स बड़े बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हो जाएंगे। किसी से भी आप इस डेटा को कंपेयर करोगे तो कम नहीं है, ज्यादा ही भले हो सकता है। तो यहाँ पर हम बड़माला पढ़ना शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर मैंने लिखा है बड़माला का व्यवस्थित क्रम। देखो बड़माला में सबसे मेन कई बार सवाल पूछा गया है, जैसे यहाँ पर लिखा है। देखो बण क्या होता है? बण एक ऐसा अक्षर होता है जो तोड़ा ना जा सके किसी भी सूरत में। यहाँ पर लिखा है बण, उसकी परिभाषा मैंने यहाँ पर लिख दी है। बण जो तोड़ा नहीं जा सकता, बण जो तोड़ा नहीं जा सकता उसको हम क्या बोलते हैं भाई? बण, बण बोलते हैं। इसका अब जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, यहाँ पर मैं अगर लिख के अगर आपको बताऊं, जैसे मैंने यहाँ पर ई लिख दिया है ना। अब इसको तोड़ सकते हो क्या आप? नहीं तोड़ सकते, ये टूट ही नहीं सकता दोस्त किसी भी हाल में, ठीक है। अब आगे आ जाते हैं, जैसे यहाँ पर दूसरे नंबर पर लिखा है भाषा की सबसे छोटी इकाई। सबसे छोटी इकाई भाषा की क्या होती है दोस्त? तो आप कहोगे बण या फिर ध्वनि। देखो बण है और बण को ही हम ध्वनि भी बोल देते हैं, ठीक है भाई। तो बण को हम ध्वनि भी बोल देते हैं, कोई दिक्कत तुम्हें अब तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। नोट्स अपने बढ़िया तरीके से बना लेना। एक एक चीज जो मैं यहाँ पर लिखे हुए हूँ ना, सब के सब सवाल में पूछे गए हैं। जो भी चैप्टर मैं यहाँ पर कराऊंगा सब के सब सवाल किस तरीके से बनेंगे, किस तरीके से अब तक पूछा गया है, सब यहाँ पर मैंने नोट डाउन कर दिया है ना। तो आप बढ़िया से चीजों को रट लेना, याद कर लेना, नोट्स बना लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से मैं यहाँ पर कराऊंगा आपको। तो यहाँ पर देखना, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है दोस्तों? बण या ध्वनि होती है। अगला, फिर यहाँ पर मैंने लिखा है कि भाषा की सबसे छोटी सार्थक इकाई। देखो ये दोनों बातों में फर्क है। यहाँ पर लिखा था सबसे छोटी इकाई और यहाँ पर लिखा है मैंने सबसे छोटी सार्थक इकाई। इस चीज को आप ध्यान से देख लेना, इस चीज को। ये यहाँ पर इकाई है और यहाँ पर सार्थक इकाई है। इकाई पूछेगा तो आप बण या ध्वनि को लगाना, और जब आपसे सार्थक इकाई पूछी जाएगी तो आप किसको लगाओगे? शब्द को लगाओगे। समझ रहे हो बात को? शब्द को। अगला आ जाता है अपना चौथा पॉइंट है, उसमें कह रहा है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। ये भी पूछा जाता है। ये जो चारों सवाल हैं कभी ना कभी पूछे गए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर नोट डाउन कर दिए हैं। आगे हम बणमाला पे चलेंगे। पहले जो इंपोर्टेंट चीज थी जो बण से पूछी जाती है, यानी बणमाला से पूछी जाती है, वो मैंने सबसे पहले यहाँ पर लिखा है। फिर कह रहा है हमसे भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई। देखो यहाँ पर क्या है? लिखित इकाई। वो क्या होती है? वो भी बण होती है। समझ रहे हो बात को? जो तोड़ा नहीं जा सकता उसको हम बण बोलते हैं, सबसे छोटी इकाई बण होती है, और सबसे छोटी लिखित इकाई बण होती है। तीन जगह वर्णों का यहाँ पर वर्णन किया गया है, यानी बताया गया है उसके बारे में। तो यहाँ पर ये तीन चीजें आप ध्यान रख लोगे। फिर आगे उसने बोला है भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई। देखो यहाँ पर है मौखिक इकाई। मौखिक इकाई क्या होती है? ध्वनि होती है। अब वो चारों पॉइंट मैंने आपके सामने रखे। जब आप हमसे पूछा जाएगा कि सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, तो बण हो जाती है। सबसे छोटी सार्थक इकाई कौन सी होती है, तो शब्द हो जाती है। सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी हो जाती है? बण हो जाती है। और सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी हो जाती है? तो ये हो जाती है भाई साहब ध्वनि हो जाती है। अगली स्लाइड पर चलते हैं। देखो क्या बेहतरीन सी चीजें मैंने लिखी है यहाँ पे, आप इसको देखो। मैंने यहाँ पर लिखा बण के भेद। बण के भेद या प्रकार वो दो होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है हमारा स्वर और एक होता है व्यंजन। एक स्वर होता है और दूसरा व्यंजन हो जाता है। इन दोनों में फर्क क्या है दोस्त? इन दोनों में सिर्फ इतना फर्क है कि अपने जो स्वर होते हैं, ये जो स्वर होते हैं, ये यहाँ पर लिखा है मैंने कि जो भी बण स्वतंत्र रूप से बोले जाएं, यानी उनको बोलने के लिए किसी किसी और चीज की जरूरत ना पड़े, उसको हम क्या बोलते हैं? स्वर बोलते हैं। और वो कैसे होते हैं? कौन कौन से? जैसे आ, ई, है ना, छोटा, छोटी, बड़ी, ये हमारे 11 स्वर होते हैं। इनको हम कैसे बोल सकते हैं? बिल्कुल स्वतंत्र रूप से बोल सकते हैं। और जिसको हम स्वतंत्र रूप से बोल सकें वही हमारे स्वर कहलाते हैं। वहां पर मैंने नीचे लिखा है जैसे छोटा, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ऋ, ए, ई, ओ, ये है। अब यहाँ पर मैंने लिखा है अंग और अह, यानी इसको हम विसर्ग भी बोलते हैं। इन दोनों वर्णों को हम अयोगवा भी बोलते हैं। अयोगवा। और ये दोनों अयोगवा तो है ही है, लेकिन ये वाला जो है अनुस्वार है और ये वाला विसर्ग है। अनुस्वार और विसर्ग, सवाल ये बनता है कि अनुस्वार और विसर्ग क्या होते हैं? तो वो होते हैं अयोगवा। बात समझ में आई? अयोगवा की कभी कभी स्थिति पूछ लेता है। अगर इन अयोगवा को मैं यहां पर भी रखूंगा ना, यहां पर मैं रखूं अयोगवा,
अयोग्य, तो गलत नहीं होगा। सवाल किस तरीके से बना था कि अयोग्य की स्थिति क्या होती है, तो अयोग्य की स्थिति होती है स्वर के बाद और व्यंजन से पहले। ये चीज भी आप अपनी कॉपी में नोट कर लेना कि इसकी जो स्थिति होती है वो स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होती है। वो कौन कौन से होते हैं, वो दो होते हैं। कौन से, एक तो अंग, इसको अंग और अह भी बोलते हैं इस तरीके से, लेकिन इसको जो हम बोलते हैं इसको अनुस्वार बोलते हैं और इस वाले को विसर्ग बोलते हैं, और ये दोनों ही क्या होते हैं, अयोग्य होते हैं। अगला व्यंजन में क्या है, जो भी वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाएं, यानी कि ऐसे वर्ण जो किसी ना किसी की सहायता से बोले जा रहे हैं, उनको हम क्या बोलते हैं दोस्त, उनको बोलते हैं व्यंजन। उनको क्या बोलते हैं, व्यंजन। एक एक जो मैंने यहां पर परिभाषा लिखी है बिल्कुल सटीक है, घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत बढ़िया तरीके से मैं आपको चीजें कराने वाला हूं। तो जो किसी स्वर की सहायता से बोले जाएं उनको हम क्या बोलते हैं, व्यंजन बोलते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर कै लिखा है, इस कै के अंदर कुछ ना कुछ छुपा हुआ है। ये कै दो चीजों से मिलकर बना है, कैसे कैसे मिलकर बना है वो आप यहाँ पर देख लेना, है ना। वो यहाँ पर आप देख लो, देखो यहाँ पर जैसे कै है तो ये कै कैसे बना हुआ, कै प्लस यहाँ पर आ छुपा हुआ है, छोटा वाला आ, ये इस तरीके से बना हुआ है। तो कै को अगर मैं बोलूंगा तो इसमें ए की ध्वनि मुझे देनी होगी, यानी यहाँ पर जो ए है वो स्वर की सहायता से बोला गया। अब ये जो है अपने आप में, यहाँ पर जो आप कै को देख रहे हो, ये जो कै है ये अपने आप में अब स्वतंत्र है, लेकिन ये कै किसकी सहायता से बोला जा रहा था, ए की सहायता से बोला जा रहा था, तभी ये पूरा एक व्यंजन है। तो ये व्यंजन किसकी सहायता से बोला गया, स्वर की सहायता से बोला गया, और यहाँ पर आप देख रहे हो लिखा हुआ भी है। समझ रहे हो बात को। आगे यहाँ पर आप चेक करोगे, आप यहां पर अगर अगली स्लाइड पर जाओ, अगली हम चलें यहां, अगर मैं इस ख की बात करूं तो ख किस तरीके से बना हुआ होगा, तो आप कहोगे ख इस तरीके से हलंत लगाएगा और यहां पर ए छुपा हुआ है। ठीक है भाई, आप हमेशा ध्यान रखना जब भी किसी भी वर्ण में अगर हलंत लग जाए तो वो आधा बन जाता है। आधा बन जाता है जब इस आधे में छोटा ए जुड़ जाता है, जब जाके ये अपने आप में पूर्ण होता है। समझ रहे हो बात को, ये व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, ये भी व्यंजन है, लेकिन ये व्यंजन के अंदर छुपा हुआ क्या है, स्वर छुपा हुआ है। ठीक है भाई, जैसे यहां पर मैं लिखूंगा ये पे, तो ये पे किस तरीके से इस पर हलंत लगाएंगे, हलंत लगा के हम क्या लिखेंगे, आ लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है भाई, अब ये पूरा बन चुका है, यानी ये पूरा कैसे बना होगा, इस ए की सहायता से बना होगा। और ए यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर स्वर है, यहाँ पर देखो आप ये स्वर है, और वहां पर लिखा हुआ है व्यंजन। व्यंजन की परिभाषा क्या है, व्यंजन की परिभाषा ये है कि हर वो वर्ण जो स्वर की सहायता से बोले जाए वही क्या कहलाते हैं भैया, व्यंजन कहलाते हैं। ठीक है भाई, आगे देखना यहाँ पर आप इसको जय को देखोगे तो जय कैसे बना हुआ है, तो जय जो बना हुआ है वो कुछ इस तरीके से बना हुआ है। आप इस तरीके से बनाओगे, ये हलंत लगाओगे प्लस इसमें क्या करोगे, ए लगा दोगे, तो इस तरीके से। अब ये पूरा दो चीजों से मिलकर बना था, किससे बना था, एक तो व्यंजन था और दूसरा ए था। ये व्यंजन तभी बोला जाएगा जब इसमें स्वर लगेगा, और स्वर कौन सा था, ए था, वहां पर लिखा है। ये हमारे सभी स्वर है। तो व्यंजन हमेशा किसी ना किसी की सहायता से बोले जाते हैं, और ज्यादातर स्वर की सहायता से। तो इनको बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है भाई, ये इनका एक संधि विच्छेद है जो मैंने यहां पर किया था। सॉरी, संधि विच्छेद है या इसको विच्छेद बोल सकते हो सीधा सीधा, आगे जाके हमारे संधि में काम आने वाला है ये सब चीजें। ठीक है भाई, अगला चलते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना या स्क्रीनशॉट भी आप इसको ले सकते हो। अपने नोट्स पूरी ईमानदारी के साथ बनाना, कुछ भी नहीं छूटेगा, ये मेरा वादा है। ठीक है भाई, अगली स्लाइड पर आ जाते हैं। सवाल यहां पर देख लेते हैं, अगली स्लाइड में क्या है। हमने दो चीजें यहां पर देखी, स्वर और व्यंजन, दो चीजें देखी थी, स्वर और व्यंजन, उन दोनों की परिभाषा मैंने आपको बता दी। अब आ रहे हैं हम स्वर पर। स्वर हम सब पढ़ेंगे, यहां पर आ गए हैं स्वर। अब देखो स्वर का खेल क्या है, स्वर का खेल सारा क्या है ये देख लेते हैं। देखो यहां पर है स्वर। स्वर दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के मतलब क्या, मतलब उनके दो टाइप होते हैं। कैसे, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या 11 होती है, और बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या 10 होती है। जिस तरीके से मैंने अभी पीछे आपको यहाँ पर स्लाइड पर आप देखोगे तो ये हमारे क्या है, गिन लो इनको, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये क्या थे, लिखने के आधार पर थे। ये लिखने के आधार पर थे। यहाँ पर देखो मैंने क्या लिखा, सॉरी, ये आप यहाँ पर लिखने के आधार पर 11, और यहाँ पर भी क्या थे, यहाँ पर भी 11 थे, आप देखो ये भी 11 हैं। और बोलने के आधार पर ये कितने हो जाते हैं, बोलने के आधार पर 10 हो जाते हैं। तो इसमें से एक कौन सा गायब हो गया, इसमें से एक कौन सा गायब हो चुका है, तो मेरे दोस्त जब भी बोलने के आधार पर आता है तो हम इसमें से ये वाला खत्म कर देते हैं, ये वाला खत्म कर देते हैं। समझ रहे हो बात को, लिखने के आधार पर हम इस वाले को खत्म कर देते हैं। ये जो ऋषि है, इस ऋषि को यहां से हटा देते हैं। तब आप इसको हटाओगे तो बोलने के आधार पर कितने हो जाते हैं, ये 10 हो जाते हैं। कौन कौन से हो जाएंगे, आप देख लो, 1 2 3 4 5 6 7 8
9 10, ये बोलने के आधार पर है। जब हम लिखने के आधार पर पूछता है तो हम ऋषि को भी लिख देते हैं, क्योंकि इसको लिखा जा सकता है, बोला नहीं जा सकता। अब रे की आवाज जब भी निकालोगे तो रे कौन सा बनाओगे आप, ये वाला ही रे तो बनाओगे, तो आप इसको बोल देते हो। तो इसलिए बोलने के आधार पर मेरे दोस्त 10 हो जाते हैं और लिखने के आधार पर 11 स्वर हो जाते हैं। कोई दिक्कत यहां तक मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए, ठीक है भाई। आगे देखते हैं, देखो आगे क्या लिखा है मैंने, स्वरों के प्रकार। यहां पर स्वर 3 प्रकार के होते हैं, यहां पर मैं लिख देता हूं स्वर कितने प्रकार के होते हैं दोस्त। तो स्वर हो जाते हैं 3 प्रकार के, स्वर हो जाते हैं 3 प्रकार के। अब 3 प्रकार कौन कौन से हैं आपके सामने है। एक हो जाता है ह्रास्व स्वर, एक हो जाता है दीर्घ स्वर, और एक हो जाता है पिलित स्वर। ये 3 स्वर हो जाते हैं। सॉरी एक कॉल आ गया था। देखो यहां पर 3 स्वर है। अब इन तीनों स्वरों की अलग अलग अपनी विशेषता है। क्या विशेषता है, देखो ह्रास्व स्वर जो होते हैं ये बोलने में कम समय लेते हैं। यानी बोलने का मतलब क्या है कि इनको आराम से बोल देते हैं। जैसे यहाँ पर आ ई ऊ लिखा है, मैंने आ बोल दिया, ई बोल दिया, ऊ बोल दिया, ऋषि बोल दिया। ये जो हमारे होते हैं ये 4 होते हैं। कितने ह्रास्व स्वरों की संख्या कितनी होती है दोस्त, 4 होती है। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये होते हैं हमारे ह्रास्व स्वर। अब अगला आ जाता है दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर कितने होते हैं, वो होते हैं 7 होते हैं। दीर्घ स्वर वो होते हैं, अब यहां पर परिभाषा लिखिए, ह्रास्व स्वर से 2 गुना समय लग जाता है। यानी ह्रास्व स्वर से 2 गुना समय लग जाता है इसको बोलने में। इसको बोलने में 2 गुना समय लगता है भाई, 2 गुना समय लग जाता है दीर्घ स्वर बोलने में। किससे दुगना समय लगता है, ह्रास्व स्वर से। सीधा सीधा सवाल ये पूछा जाता है कि दीर्घ स्वर को बोलने में कितना समय लगता है। ऑप्शन आते हैं हमारे 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, है ना, ह्रास्व स्वर से। तो कितना समय लगता है भाई साहब, 2 गुना समय लग जाता है। इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लेना। ये सारी परिभाषाएं मैंने इतनी बढ़िया तरीके से लिखी है कि आप अपने नोट्स बनाओगे ना तो बेहतरीन तरीके से आप कर पाओगे, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं। अब दीर्घ स्वर होते कौन कौन से हैं, देखो तो एक तो होता है बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और ओ। देखो ये जो है ना हमारे, ये हमारे संयुक्त स्वर भी होते हैं। ये हमारे संयुक्त स्वर भी होते हैं और इन्हीं को हम दीर्घ स्वर भी बोलते हैं। इन्हीं को हम दीर्घ स्वर भी बोलते हैं और इन्हीं को हम क्या बोलते हैं मेरे दोस्त, इन्हीं को हम संयुक्त स्वर भी बोल देते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है, तो ये होती है 7। इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लेना, ठीक है भाई। आगे आ जाते हैं। अगला है हमारा पिलित स्वर। अब ये पिलित स्वर जो होते हैं ये क्या चीज होती है, देखो पिलित स्वर जो होते हैं मैं यहाँ पर पढ़ के बताता हूँ क्या क्या। ह्रास्व स्वरों से 3 गुना समय लग जाए जिसको खींच कर बोला जाए। देखो जो पिलित स्वर होते हैं उनको हमेशा खींच कर बोला जाता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल भी लिखे हैं, जैसे ओम करेंगे, यहाँ पर ओम इस तरीके से करते हैं ना, ओम, तो इसको खींच के बोला जा रहा है। इसको जो बोलने में, पिलित स्वर को बोलने में ह्रास्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ये चीज इंपोर्टेंट है, 3 गुना समय लग जाता है, ठीक है भाई। यानी पिलित स्वर को बोलने में ह्रास्व स्वर से 3 गुना समय लग जाता है, 3 गुना समय लग जाता है। और दीर्घ स्वर को बोलने में ह्रास्व स्वर से 2 गुना समय लग जाता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल और है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है राम, तो राम को आप कैसे लिखोगे, राम, इस तरीके से बोलोगे तो राम भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पिलित स्वर के अंतर्गत आ जाएगा। बहुत गजब की चीज है, पूरी स्लाइड है, यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, या फिर आप नोट डाउन कर लो। मेरे हिसाब से तो आपको नोट डाउन करना चाहिए, हाथ से लिखना चाहिए। स्क्रीनशॉट लेके वो फोन में ही पड़ा रहता है, तो आपको यहाँ पर नोट डाउन करना चाहिए, हाथ से लिखना चाहिए, ठीक है भाई। हाथ से लिखोगे तो ज्यादा बेटर होगा। आगे चले अगली स्लाइड पर। ये सब चीजें समझ में आ गई, तो अगर मैं आपसे सवाल पूछूं 2-4 तो क्या बोलोगे आप। अगर मैं ये कहूं आपसे कि ह्रास्व स्वर को बोलने में कितना समय लगता है, तो सबसे कम समय लगता है। दूसरा सवाल ये बनेगा कि दीर्घ स्वर ह्रास्व स्वर से कितने गुना समय ज्यादा लेते हैं, तो आप कहोगे 2 गुना लेते हैं। यहाँ पर लिखा है पिलित स्वर जो होते हैं वो ह्रास्व स्वर से कितने गुना ज्यादा समय लेते हैं, तो आप कहोगे 3 गुना ज्यादा समय लेते हैं। जो ह्रास्व स्वर होते हैं वो कौन से होते हैं, वो 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, एक तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और ऋषि, ये 4 होते हैं। दीर्घ स्वर में क्या होता है, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, ओ और ऋषि भी होता है इसके अंदर। सॉरी, ओ होता है, बड़ा ओ होता है, ऋषि नहीं होता। सॉरी, ऋषि नहीं होता, ओ होता है इसके अंदर। ये 7 होते हैं, ये 7 हो जाते हैं, ठीक है भैया, ये 7 हो जाते हैं। अगला आता है हमारा पिलित स्वर। पिलित स्वर के अंदर क्या क्या होता है भाई, पिलित स्वर सबसे ज्यादा समय लेता है, यानी ह्रास्व स्वर से 3 गुना ज्यादा समय लेता है। ये चीज भी आपने नोट डाउन कर ली होगी, ठीक है भाई।
अगले स्लाइड पर चलते हैं। ये चीज हो गई। बोलने के आधार पर कितने स्वर होते हैं, आप कहोगे 10 होते हैं, लेकिन लिखने के आधार पर कितने हो जाते हैं, लिखने के आधार पर 11 हो जाते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, ठीक है भाई, नोट डाउन कर लेना, स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। देखो यहां पर मैंने लिखा, देखो अभी जो मैंने बात करी थी, अभी जो मैंने बात करी थी, अभी जो मैंने बात की थी ए ओ ओ की, देखो इनको संयुक्त स्वर ही बोलते हैं। ये सब जो है हमारे, ये सब हमें संधि में बहुत ज्यादा काम आते हैं। किस चीज में आते हैं, ये संधि में बहुत काम आते हैं हमारे। जब हम संधि पढ़ेंगे ना तो सबसे ज्यादा इनका इस्तेमाल करेंगे। कौन सी संधि होगी, क्या होगा, वो मैं सब आपको सिखा दूंगा बढ़िया से। देखो आ जब ई के साथ मिल जाता है तो ये बनता है ए। जो अभी मैंने यहां पर पढ़ा था, आपको बताया था, ये पढ़ा था हमने, ये और ये, ठीक है। इन दोनों को, ये तो जातीय स्वर है, हम इनको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आ और आ लिखेंगे। जैसे मैं यहां पर बताऊं, जैसे आ और प्लस आ, तो ये बनेगा बड़ा आ, है ना, ये बड़ा आ बन जाएगा। जैसे यहां पर है आ और ई मिलेंगे तो ए बन जाएगा। जब ए के साथ, छोटे एक आ के साथ जब ए मिलेगा तो बड़ा ए बन जाएगा। जब छोटा आ के साथ ऊ मिलेगा तो ये ओ बन जाएगा, और जब छोटा आ के साथ ओ मिलेगा तो ये बड़ा ओ बन जाएगा। जैसे अभी मैंने यहां पर कहा था कि आ, छोटा आ और जब छोटा आ, जब ये दोनों आपस में मिल जाते हैं, दोनों आपस में मिलते हैं तो ये बड़ा आ बन जाता है, बड़ा आ बन जाता है। और अगर ये छोटी ई, क्या हुआ, जब छोटी ई और छोटी ई दोनों आपस में मिलती हैं तो ये बड़ा ई बन जाती है, ठीक है भाई। उसी तरीके से छोटा ऊ और छोटा ऊ जब मिलते हैं तो ये बड़ा ऊ बना देते हैं, ये बड़ा ऊ बना देते हैं। फोन आ रहा है बार बार, पता नहीं कौन है, ठीक है भाई। ये बड़ा ऊ बना देते हैं। ये चीजें आप नोट डाउन कर लेना। जो संयुक्त स्वर थे वो मैंने सातों यहां बता दिए, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो गए। संयुक्त स्वर कितने होते हैं, 7 होते हैं। या फिर आप ये भी कह सकते हो जो दीर्घ स्वर होते हैं वो कितने होते हैं, 7 होते हैं। इसमें ऋषि नहीं होता, मेरे मुंह से निकल गया था उस समय, ऋषि नहीं होता है। ऋषि नहीं होता है तो वो बोलने के आधार पर नहीं होता है। लिखने के आधार पर 11 स्वर होते हैं और बोलने के आधार पर 10 होते हैं, उसमें ऋषि नहीं होता है। ये चीज मैंने आपको सिखाई थी। दूसरा आ जाता है हमारा ओ। अब ये वाला जो ओ है, ये वाला, इसको हम आगत स्वर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आगत स्वर बोलते हैं। और इसको अंग्रेजी से लिया हुआ माना जाता है। इसको माना जाता है कि ये अंग्रेजी से लिया हुआ है। जैसे जैसे यहां पर आप डॉक्टर लिखोगे, डॉक्टर, तो ये डॉक्टर है। अगर आप इसको इस तरीके से लिख दोगे, इस तरीके से लिखोगे डॉक्टर, डॉक्टर, तो ये गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि ये अंग्रेजी से लिया हुआ है। डॉक्टर भी क्या है, अंग्रेजी का शब्द है, और ये भी क्या है, अंग्रेजी का है। तो हम इसको ऐसे ना लिख के इसको ऐसे लिख देते हैं, तो ये बन जाता है हमारा क्या, डॉक्टर। इसको आगत स्वर बोलते हैं, ठीक है भाई, इसको आगत स्वर बोलते हैं। और आज की क्लास में यहीं पर ही रखता हूँ, बाकी बातें हम अगली क्लास में करेंगे और बेहतरीन चीजें मैं लेके आऊंगा आपके सामने। आप यहाँ पर देख लो, हर चीज मैंने बड़ी बेहतरीन तरीके से सजाई आपके लिए, ताकि आप बढ़िया से नोट्स बना सको। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जरूर जाना। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।